चलिए, तो भारत के सीमावर्ती देश के बारे में पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि मानक समय रेखा और बाकी सब जो था ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है, आराम से सुनिएगा, ये कथन का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और कारण का क्वेश्चन है, कथन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। सुनिए, लिखा गया है पहला, असम, भूटान तथा बांग्लादेश, असम, भूटान तथा बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो असम है, असम वाला जो क्षेत्र है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगता है। पहला तो स्टेटमेंट ये था आप लोग का। दूसरा स्टेटमेंट है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा को छूता है, की सीमा को छूता है या सीमा से लगा हुआ है। और तीसरा इसमें स्टेटमेंट था, मिजोरम, बांग्लादेश तथा, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, जितने लोग मैप देखे होंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों को स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और मैप आपको देख करके जाना है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ आप पढ़ लेते हो कि 7 देश हैं जो छूते हैं, पड़ोसी देश हैं, एक जल के माध्यम से छूता है, ये वाले नहीं बनने वाले आप क्वेश्चन। क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़िए और इसका आंसर करिए। पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि जो असम है, जो असम है वो भूटान तथा बांग्लादेश को छूता है, भूटान तथा बांग्लादेश को छूता है। बताएंगे सही है कि नहीं? पहला स्टेटमेंट अच्छा, सर बोल रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। बस 2 लोगों का आंसर आ रहा है, रेणु का और ममता का। बाकी लोग कहाँ के? बाकी लोग को ये नहीं पता है कि असम जो है वो किसको छूता है। चलिए, बिल्कुल कुछ लोगों का गलत जवाब आ रहा है, कुछ लोग का सही जवाब आ रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे सही है? देखिए, जब आप बनाएंगे नीचे ये वाला क्षेत्र हम बना लेते हैं बांग्लादेश। ठीक है, कुछ कुछ उसका स्ट्रक्चर भारत की तरह लगता है। ये बांग्लादेश हमने बना लिया, बांग्लादेश हमने बना लिया, और बांग्लादेश से ये वाला जो हिस्सा होता है ये शिलांग का होता है। ठीक है, शिलांग का होता है, और इसके ऊपर होता है असम, इसके ऊपर असम होता है, और वो इस तरीके से कुछ है। यानी कि असम तो बांग्लादेश को छूता ही है, साथ ही साथ इसी असम के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है भूटान। ठीक है, भूटान लगा हुआ है। जब मैप देखेंगे तभी समझ में आएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, जो पश्चिम बंगाल है वो भूटान तथा नेपाल की सीमा को टच करता है, भूटान तथा नेपाल की सीमा को टच करता है। ठीक है, अब देखिए असम के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बचा हुआ जो क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को एक बार मैंने क्लास में पढ़ाया था चिकन नेक के बारे में, चिकन नेक के बारे में। ये क्या होता है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है नीचे बहुत चौड़ा है। ठीक है, नीचे बहुत चौड़ा है और ऊपर जाकर के बहुत पतला हो जाता है, बहुत एकदम पतला हो जाता है, फिर ऊपर जाकर के ये चौड़ा हो जाता है। यानी कि ये जो पतला सा हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, यही चिकन नेक कहलाता है। ठीक है, और ये यहाँ तक इसका हिस्सा है, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान को भी छूता है, और भूटान के जस्ट बगल में यहाँ से ऐसे करता हुआ आता है नेपाल, तो ये नेपाल को भी छूता है। यानी कि इसका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा ध्यान देते हैं, तीसरा कहा है मिजोरम जो है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा को टच करता है।
ये असम हो गया, असम हो गया। असम के बाद यहीं पे साइड में यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है अगरतला, ठीक है, अगरतला। और बिल्कुल अगरतला किसकी राजधानी है ये बताएंगे। और यहाँ पे मिलता है मिजोरम, यहाँ पर मिलता है मिजोरम। मिजोरम जो है वो भी बांग्लादेश को छूता है, और मिजोरम से ही सटा हुआ ये वाला क्षेत्र होता है म्यांमार, ये होता है म्यांमार, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड किस, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि आप जब अपने पूरे मैप को देखेंगे तो जो असम है वो भूटान को छूता है और बांग्लादेश को छूता है। पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान तथा नेपाल को छूता है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार को छूता है, ठीक है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार को छूता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और जो अगरतला है ये त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है। और आपको पता होना चाहिए, रुकिए एक मिनट, मैं मैप एक बार देखूं। ये देखिए, अच्छा उस तरीके का तो मैंने मैप ही नहीं लगाया। ये मैप आप लोग देखेंगे, इस मैप में ध्यान देंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, जो बैगनी रंग का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हल्का सा आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, हल्का सा ग्रीन दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। ये देखिए, ये छू रहा है, ये व्हाइट वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश को भी टच कर रहा है, और हल्का सा ये ऊपर नेपाल को भी छूता है, ठीक है। नीचे आप जो ये देख रहे हैं, ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये दो रेड कलर में दिखाई पड़ रहा होगा, एक मिजोरम है, दूसरा त्रिपुरा है, दूसरा त्रिपुरा है। और त्रिपुरा को तीन तरफ से, त्रिपुरा को, मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है, त्रिपुरा को तीन तरफ से जो ये बांग्लादेश है ये टच करता है, ठीक है। त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश टच करता है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो दूसरे देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो दूसरे देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है, ये देखिए ये व्हाइट वाला, त्रिपुरा ऐसा राज्य है कि जो बांग्लादेश से या दूसरे देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि जो त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है, भारत के जितने भी राज्य हैं ना उसमें सबसे नजदीक ये ऐसी राजधानी है त्रिपुरा की, त्रिपुरा की ऐसी ये नजदीक सबसे राजधानी है जो किसी दूसरे देश के इतने करीब हो, ठीक है। ये चीज आप अपने ध्यान में एकदम रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत राज्य की कौन सी ऐसी राजधानी है, कौन सी ऐसी राजधानी है जो दूसरे देश के, ठीक है, जो दूसरे देश के सबसे करीब है, दूसरे देश के सबसे करीब है। तो आप लोग याद रखेंगे कि त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जो बांग्लादेश के बहुत ही नजदीक में स्थित है, ठीक है। चलिए, और ये स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखेंगे, ये मैपिंग आप करेंगे तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो फिर डाउट बने रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। पहले अब मैं आपको ऑप्शन दे देती हूं, ठीक है। ऑप्शन में आप सुनो, मेघालय, ऑप्शन में सुनेंगे मेघालय, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, और चौथा ऑप्शन है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। इसमें से बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। इस चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है, बांग्लादेश को नहीं छूती है। ये स्टेटमेंट आपको ये बताना है, ठीक है। रूबी का जवाब आ गया मणिपुर, पूजा का मेघालय, सर का जवाब आ रहा है त्रिपुरा, मड़ियोर क्या लिखी हो कृतांजलि, मानसिक, चलो बवाल हो गई मेघालय, अच्छा मणिपुर, ठीक है।
देखिए जितने लोगों का मणिपुर जवाब है, अगर वो देख करके बताए हैं तो भी अच्छी बात है, अगर बिना देखे बताए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है, मणिपुर ऐसा राज्य है, बिल्कुल नीलम का भी जवाब सही है, अंशु का, साक्षी का, रेणु का, सभी का जवाब सही है। मणिपुर ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को नहीं छूता है, ठीक है, बांग्लादेश को नहीं छूता है। अभी मैंने बताया सर का जवाब त्रिपुरा था, जो पूरी तरीके से कोई भी छोटा बच्चा सही बता देगा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरता है, तो पहला ही आंसर गलत हो गया, ठीक है। और मेघालय और मिजोरम जब आप मैप में देखेंगे ना, जब मैप में देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, इस लेजर पेन से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा जो नजर आ रहा है, यही आपका मिजोरम है, यही आपका मिजोरम का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और मिजोरम के बाद बचा क्या? मेघालय। तो मेघालय जब आप देखेंगे ना, बांग्लादेश के ऊपर यहाँ का जो हिस्सा है ये मेघालय कहलाता है, ठीक है, मेघालय कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनिएगा। बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है। किससे नहीं लगेगी? भूटान से। अभी तक हम लोग बांग्लादेश से देख रहे थे ना, अब आपको बताना है कि भूटान से नहीं, कौन से ऐसा राज्य है जो भूटान को नहीं छूता है, ठीक है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो मैंने दे दिया सिक्किम, पहला ऑप्शन सिक्किम है। दूसरा ऑप्शन मेघालय है। अब ये जिसने सुना होगा ना मेरा पूरा स्टेटमेंट, मेरा पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा, उसको समझ में आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए ये बताएंगे आप लोग। सबका बदला फैजल लेगा। सर क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। क्यों भूटान नहीं मिल रहा है भाई? भूटान तो सबसे आसानी से मिल जाता है। भूटान सब लोग देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर मैप में, ये नेपाल है, ये नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ सिक्किम है, और सिक्किम से बिल्कुल सटा हुआ ये भूटान है, ठीक है, सिक्किम से सटा हुआ बिल्कुल भूटान है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चोर की तरह नहीं है, ये बिल्कुल दिखता है। भूटान और नेपाल के बीच का ये जो क्षेत्र है ये सिक्किम का है, ठीक है। और जितने बच्चों का जवाब मेघालय आ रहा है, सभी लोग, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, मेघालय है। मेघालय अभी मैंने बताया है, मेघालय मैंने मैप में आपको दिखाया था कि ये वाला क्षेत्र मेघालय का होता है, ठीक है, इधर का क्षेत्र मेघालय का है। तो वो क्या है, वो नहीं छूता है, ठीक है, भूटान को नहीं छूता है। सिक्किम देख लेते हैं, सिक्किम कहाँ पर है? तो देखिए ये भूटान से लगा हुआ सिक्किम है, भूटान से लगा हुआ सिक्किम है, ठीक है, तो सिक्किम भूटान को छूता है। दूसरा ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भी भूटान को छूता है, ठीक है। और नीचे ये लगा है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी आप देखेंगे मैप में, ये भी भूटान को छूता है, ठीक है। चलिए, और एक चीज आप नोट कर लो तुरंत अपने कॉपी में कि जो भूटान है, जो भूटान है, इसे कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। तो थंडर बोल्ट क्या होता है? थंडर बोल्ट क्या होता है? थंडर बोल्ट होता है, जब आप देखेंगे ना बारिश के क्षेत्र में, बारिश के थंडर का मतलब ही होता है बिजली, ठीक है, बिजली, जो बारिश वाली बिजली होती है वो थंडर बोल्ट उसको कहते हैं। तो यहाँ पे भूटान का क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश तो होती है, लेकिन बारिश के साथ साथ यहाँ बिजली गिरती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है, इसीलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। ये आप याद रखेंगे और अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, क्लियर है आप लोग को? किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
ठीक है, तो बस इतना ही रखा जाएगा। कुछ पढ़ लिया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पूछते पूछते, 2-3 क्वेश्चन में ही समय ज़्यादा बीत जाता है। 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीमा से होता है। ठीक है, नॉर्मल से 1-2 पूछेंगे, बाकी उससे रिलेटेड कल पूछा जाएगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या पढ़ना है। सुनिए ध्यान से, आप लोग बताएंगे हमको कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत हो गया और भारत का पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, तो इनके बीच जो सीमा का निर्धारण करता है, इनके बीच जो सीमा का निर्धारण करता है, वो रेखा या वो लाइन क्या कहलाती है? उस रेखा या उस लाइन का नाम क्या है? बिल्कुल, सोना नहीं है किसी को, किसी को सोना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब सभी को याद है, सभी बच्चों को याद है, वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए, और कल आप लोग इसी से रिलेटेड पढ़ करके आएंगे, कल इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ करके आएंगे कि भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा क्या कहलाती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा क्या कहलाती है? आगे पढ़ करके आना है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ करके कल आने हैं। ठीक है, मतलब 1-2 सिर्फ अपने देश के नहीं, आसपास के जो फेमस हैं वो भी आप लोग देखेंगे, तो कल इस पे हम लोग बात करेंगे। आज कुछ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत जो है ये उच्चावच एवं संरचना के आधार पे इसके 5 भाग होते हैं। पहला हम लोग पढ़े उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान, द्वीपीय भाग। ठीक है, इसी में हमको जानना है कि जो भारत है, ठीक है, जो भारत है उसका जो मध्यवर्ती मैदान बना हुआ है, मध्यवर्ती मैदान मतलब क्या कि जो हिमालय से सटे हुए मैदान हैं वो कैसे बने हैं, हिमालय से सटे हुए मैदान कैसे बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, मध्यवर्ती मैदान का नदी के आधार पर विभाजन। पहली हेडिंग डाल दीजिए, मध्यवर्ती मैदान का, मध्यवर्ती मैदान का नदी के आधार पर विभाजन, नदी के आधार पर विभाजन। ठीक है, ये हमें पढ़ना है कि मध्यवर्ती जो मैदान दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान कहने का मतलब क्या है? जब आप मैप में देखेंगे ना, तो ये ऊपर तो पहाड़ हो गया, ऊपर पहाड़ का क्षेत्र हो गया, बीच का ये जो एरिया बना है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, पंजाब वाला बेल्ट, ठीक है, ये जो हिस्सा बना है वो किन नदियों के कारण बना हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना है कि सिंधु मैदान, सिंधु का मैदान। ठीक है, जब सिंधु नदी बहती है तो अपने साथ वो कुछ गाद बहा करके लाती है जिससे बनता है सिंधु का मैदान। फिर क्या बनता है? फिर बनता है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, मैदान प्रादेशिक दृष्टिकोण से, प्रादेशिक दृष्टिकोण से, प्रादेशिक दृष्टिकोण से
मध्यवर्ती ये मध्यवर्ती गलत लिखा गया। मध्यवर्ती मैदान कहलाते हैं। मैदान कहलाते हैं। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में ना कि भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि जो भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं वो सिंधु के कारण, गंगा के कारण और ब्रह्मपुत्र के कारण बने हुए हैं। इसीलिए हम सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक मैदान के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो सिंधु का मैदान। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान। ठीक है, सिंधु के मैदान की विशेषता क्या है, ये आपके लिए एकदम अच्छी चीज है। देखिए, जो सिंधु का मैदान है ना, ये क्षेत्र आपको मिलेगा बांगर क्षेत्र। ठीक है, तो ये लिखिए कि यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का क्षेत्र बांगर है। ठीक है, बांगर है और इसी के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत पंजाब तथा हरियाणा का क्षेत्र आता है। हरियाणा का क्षेत्र आता है। ठीक है, देखिए बांगर कल आप लोगों को पढ़ाया गया था कि ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो सिंधु का जब बहाव तेजी से होता था तो वो अपने साथ गाद बहा करके ले आती थी। धीरे धीरे वो अपना रास्ता बदल दी, अब वो वहां से नहीं बहती है। ठीक है, सिंधु जो है वो पंजाब और हरियाणा से नहीं बहती है, इसीलिए वो क्षेत्र की जो मिट्टी है अब वो बांगर मिट्टी कहलाती है। कैसी मिट्टी कहलाती है? बांगर मिट्टी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बांगर मिट्टी कहलाती है। चलिए आगे, अब सिंधु मैदान के बाद सिर्फ एक चीज हमें इतना ही लिखना था। दूसरा हम देखेंगे गंगा का मैदान। दूसरा हमें जानना है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उतना ही हम लिखवाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर पूछ लिया जाए पंजाब और हरियाणा किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तो आप लोग बताएंगे कि सिंधु के मैदान के अंतर्गत ये आता है। सिंधु के मैदान के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए अब इसमें गंगा के मैदान में लिखना है कि यहाँ की मृदा, यहाँ की मृदा नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? जिसे हम खादर कहते हैं। जिसे हम खादर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर मृदा कैसी होती है? ये बहुत ही उपजाऊ होती है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए और लास्ट में आप देखेंगे, सबसे लास्ट में एक और जो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की विशेषता क्या है? देखिए हम सिर्फ मृदा के दृष्टिकोण से देखते चल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ की भी मृदा खादर है, लेकिन संकरी खादर है। संकरी खादर कहने का मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तक ये मृदा नहीं फैली हुई है, बहुत एक पतली सी पट्टी में ब्रह्मपुत्र मैदान स्थित है। तो आप नोट करेंगे संकरी खादर की संरचना इस मैदान में पाई जाती है। इस
मैदान में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख चुके। एरिया, एरिया आप जब देखेंगे ना तो ये आपका एक तरीके से असम वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, एरिया अगर आप देखेंगे तो असम का जो क्षेत्र होता है वो इसके अंतर्गत आता है। जो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है ये असम वाला बेल्ट ऐसा है जहां पर ये संकरी खादर का निर्माण करती है। ठीक है, संकरी खादर का निर्माण करती नहीं। अरुणाचल प्रदेश में इसका बहाव इतना ज़्यादा रहता है कि वो वहाँ पर खादर का जमाव ही नहीं कर पाती है। ठीक है, आप जब देखेंगे इसका स्लॉट जो होता है ऐसे जब वो मुड़ती है ना तो अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत तेज़ी से मुड़ती है, जिसकी वजह से वो मिट्टी का जमाव वहाँ नहीं कर पाती है। असम में आते आते धीरे धीरे उसका निक्षेपण होने लगता है, जिससे जो ये संकरी खादर आपको मिलेगी वो असम के क्षेत्र में ही मिलेगी। संकरी खादर कहाँ पर मिलेगी? असम के क्षेत्र में मिलेगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो विस्तृत मैदान हमें दिखाई पड़ता है वो कैसे बना है। तो आप याद रखेंगे कि वो नदियों के द्वारा, नदियाँ कौन सी थी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, साथ में इनकी सहायक नदियाँ, इनके द्वारा उत्तर भारत का जो मध्यवर्ती मैदान है वो इनके द्वारा बनाया गया है। सिंधु के मैदान में कैसे हमें क्षेत्र मिलते हैं? बांगर क्षेत्र मिलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि सिंधु का मैदान कैसा मैदान है, तो आप लोग याद रखेंगे कि वो बांगर मैदान है। गंगा का मृदा कैसा है? गंगा मैदान का मृदा खादर है। और ब्रह्मपुत्र में भी खादर है, लेकिन एक शंकरी पट्टी ही खादर बची है उसकी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इतना नोट हो गया हो तो फिर आगे चला जाए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए, कुछ समझा जाए पहले इसके बारे में। ठीक है, एक आप लोग सिर्फ जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे ही आप लोग एक ड्रॉ करिए फिगर। ठीक है, एक फिगर आप ड्रॉ करना है आपको। सबसे पहले तो आप ऐसे ऐसे पर्वत बना लो। ठीक है, एक मैंने पर्वत बना लिया। पर्वत के नीचे खूब बड़े बड़े छोटे छोटे आप कंकड़ बना लो। ठीक है, मैंने कंकड़ भी बना लिया। कंकड़ के आगे आकर के आप थोड़ा इस तरह से पानी पानी दिखाओ। ठीक है, ये पानी वाला क्षेत्र हो गया। अब नीचे आएंगे तो एकदम बिल्कुल प्लेन मैदान आप बनाइए, प्लेन मैदान बनाइए। ठीक है, ये आपको हम बताना क्या चाह रहे हैं इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। जब पहाड़ से नदियां निकलती हैं, ठीक है, देखिएगा, ये मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ से नदियां निकलेंगी, नदियां निकल रही हैं, बह रही हैं। ठीक, अब बहती है जब ये, तो ये जो क्षेत्र कहलाता है, जो आपको ये कंकड़ वाला क्षेत्र मैंने लिखा है, ये होता है भाबर प्रदेश। क्या होता है? भाबर प्रदेश होता है। और भाबर प्रदेश में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। नदियाँ क्या हो जाती हैं? नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। मतलब क्या होता है कि ये पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं कि जो नदी निकली होती है वो इन पत्थरों के नीचे से गुजरना शुरू करती है। ठीक है, इन पत्थरों के नीचे से गुजरती है, तो ये भाबर प्रदेश होता है। कभी कभी ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नदी होती है वो किस प्रदेश में लुप्त हो जाती है, किस प्रदेश में गायब हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि वो भाबर प्रदेश में गायब हो जाती है। क्यों गायब होती है? क्योंकि यहाँ की मृदा, मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी बहुत बड़ी बड़ी होती है। बड़ी कहने का मतलब इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, पत्थर के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखेंगे कि पहाड़ से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र, पहाड़ से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, भाबर के आगे हम बढ़ेंगे तो नदियां निकलना तो शुरू करती हैं, लेकिन ये वाला बेल्ट जो होता है ये दलदल हो जाता है। कैसा हो जाता है? दलदल हो जाता है। और इस दलदली एरिया को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। मतलब अभी तक जो नदी हमें बिल्कुल विलुप्त दिखाई पड़ रही है, अब उसका थोड़ा थोड़ा हमें अस्तित्व पता चलता है कि शायद यहाँ से पानी का बहाव है, शायद यहाँ से पानी का बहाव है। तो ये भी पूछा जाता है कि तराई क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो यह एक प्रकार का दलदल
क्षेत्र होता है, ठीक है, एक प्रकार का दलदल क्षेत्र होता है। अब इस दलदल से आगे बढ़ेंगे तो अब ये नदी का स्पीड बढ़ेगा, नदी का स्पीड बढ़ेगा और यहाँ की जो मृदा होगी, यहाँ की जो मृदा होती है ये होती है बांगर मृदा। कैसी मृदा होती है? बांगर मृदा होती है, ठीक है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। और इसके आगे जब हम चलते हैं तो इसके आगे का क्षेत्र होता है खादर, इसके आगे का क्षेत्र होता है खादर, जो नवीन जलोढ़ होती है। क्या होती है? नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इसलिए आपको बता दिया। एक बार फिर से देख लेंगे अगर आप लोग के समझ में नहीं आया हो। किसी को आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है किसी को? मीटिंग कट गया क्या? अच्छा, 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग, मैं सही करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाबर प्रदेश क्या है, तराई क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन यही बनता है कि दलदल वाले क्षेत्र के, नदी के दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। नदियां कौन से प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं? तो भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से रखे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इनके बारे में एकदम शॉर्ट में आपको लिखना है, सिर्फ एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट तो आप लिखेंगे कि कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर से ढके क्षेत्र को, से ढके क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर नदियाँ अस्थायी रूप से विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर नदियाँ अस्थायी रूप से विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रदेश होता कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी हमें लिखना है, मतलब किस नदी से किस नदी तक इसका विस्तार है। तो आप लोग लिखेंगे सिंधु से तीस्ता नदी तक, सिंधु से तीस्ता नदी तक भाबर प्रदेश का विस्तार है। भाबर प्रदेश का विस्तार है, भाबर प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। अब भाबर लिखने के बाद तराई को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तराई वाले क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखना है आपको, यह एक, या फिर इस तरीके से लिखाइए, तराई क्षेत्र 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर की संकरी पट्टी है, संकरी पट्टी है, जो दलदली क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो नदियाँ रहती हैं ना, उनकी धाराएं स्पष्ट नहीं होती। जब वो दलदल बनाएंगी तो धारा वैसे ही नहीं दिखेगी, ठीक है, धारा दिखती ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट नोट करेंगे, भाबर प्रदेश में लुप्त होने के कारण, भाबर
प्रदेश में लुप्त होने के कारण नदियाँ अपना जल चारों तरफ फैला देती हैं, जिससे तराई क्षेत्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यहाँ पर चावल तथा जूट की खेती, यानी कि तराई क्षेत्र में यहाँ पर चावल एवं जूट की खेती की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है तराई क्षेत्र में कौन से फसल उत्पादित की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे चावल और साथ में जूट। चावल और जूट ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। बाकी ये किसी भी कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, किसी भी कृषि के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कैसे घास पाए जाते हैं ये भी आप नोट करेंगे, इस क्षेत्र में कांस नाम सुने होंगे आप लोग इस घास का। ठीक है, हाथी घास, भाबर घास पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे घास होते हैं जो आपके तराई क्षेत्र में पूरी तरीके से मिलते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक, चलिए, और बाकी जो बचा बांगर और खादर, तो वो लिखवाने की चीज़ नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा नवीन जलोढ़ मृदा है और कौन सा पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, कौन सा नवीन जलोढ़ मृदा है, कौन सा पुरानी जलोढ़ मृदा है, बस इतनी चीज़ें उसके बारे में याद रखनी है।